चलो राधे राधे, कैसे हो सभी। बिल्कुल यहाँ पर क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर दो रचनाएं जो आपकी हैं उनके यहाँ पर एमसीक्यू होने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी बच्चे पेड बैच में हैं आज यहाँ पर सारी यूनिट वाइज आपकी यहाँ पर वीडियोस डल चुकी हैं। उसमें नोट्स आपको यहाँ पे सोमवार को मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आज नहीं बेटा, अगले सोमवार को मिलेगा, ठीक है। बस संडे या मंडे में आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा एक फोल्डर में। तो आप 11 से लेके 19 यूनिट बिल्कुल व्यवस्थित आपको मिल जाएंगी उसमें। दूसरी बात, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं आप यहाँ पर फोल्डर में अब जाना, पूरा अपडेट कर दिया है उसको, एप्लीकेशन को, और आपको सारे वीडियो यूनिट वाइज उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ पर जुड़ जाइएगा सभी बच्चे और देखना, यहाँ पर आज हम प्रेमचंद के फटे जूते और यहाँ पर पंच परमेश्वर तो हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग और यहाँ पर एक कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इस कहानी में आखिर किस प्रकार से प्रश्न आपके वर्ग 2 में आएंगे। केवल वर्ग 2 ओरिएंटेड यहाँ पे प्रश्न उठाए हैं। इसमें ना तो आपके नेट का कोई लेवल है, ना असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई लेवल है। केवल और केवल ओरिएंटेड आपका वर्ग 2 है। जितने भी प्रश्न हैं आपको खुद लगेगा कि ये वर्ग 2 का ही लेवल है, ठीक है भैया। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर देखना, आप लोगों को दिया है, आप लोगों को यहाँ पर दिया है पहला क्वेश्चन। आप लोग समझिएगा, पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखना, ध्यान पूर्वक सुनना, उत्तर बाद में देना। जैसे आपको दिया है कि पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है। अब देखो यहाँ पर किस पाठ की बात कर रहा है, ये किस पाठ की यहाँ पर बात कर रहा है। तो आपको यहाँ पर ये किस पाठ की बात कर रहा है, ये कर रहा है फटे जूते। फटे जूते, तो प्रेमचंद के जो फटे जूते यहाँ पर आपका एक व्यंग है, आपका यहाँ पर एक व्यंग है, तो ये उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना, पहले जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहने वाले हैं प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, जो यहाँ पर लेफ्ट पैर का उसका जूता फटा हुआ था, बिल्कुल यहाँ पर उस चीज को यहाँ पर किस तरीके से लेखक दर्शाता है, किस तरीके से यहाँ पर इसके प्रश्न आते हैं, सभी प्रश्नों के ऊपर वार्ता होने वाली है। सुनिएगा भैया, सुनिएगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, ये यहाँ पर एक व्यंग्यात्मक यहाँ पर क्या है भैया, रचना मानी जाती है। और ये रचना यहाँ पर किसकी मानी जाती, 7 बजे बेटा एप्लीकेशन पे थी वो। हाँ, एप्लीकेशन पे क्लास थी, एप्लीकेशन पे क्लास ली थी मैंने 7 बजे, ठीक है। हाँ, तो याद रखना अतिशयोक्ति का चित्रण प्रेमचंद के फटे जूते में है नहीं, ना यहाँ पर यथार्थ का चित्रण है, वो एक व्यंग्यात्मक चित्रण है बेटा। कैसा चित्रण है आपका, तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं इसमें यहाँ पर आपको कैसा जो पाठ का चित्रण मिलता है, तो वो आपको यहाँ पर मिलता है व्यंग्यात्मक मिलता है। कैसा मिलता है, व्यंग्यात्मक। अगला देखना, अब देखो यहां से आपको पता चल जाएगा कि आपने कहानी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। और फोटो भी खिंचवाएंगे मैडम के साथ में, फटे हुए जूते रहते हैं, लोग बोलते हैं भाई साहब इनको तो छिपा लो अपनी धोती से, लेकिन वो नहीं छिपाता, वो बोलता है यार दिखावे की इस दुनिया से थोड़ा परे रहने दो मुझे। तो यहाँ पर याद रखना प्रेमचंद ने कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए थे। तो प्रेमचंद ने यहाँ पर किस प्रकार के जूते पहनकर फोटो खिंचवाए थे, तो पहले सुनिएगा। क्या रंगीन उसके जूते थे भैया, महंगे जूते थे, कहाँ महंगे जूते थे, 5 पैसा। अब देखना यहाँ पर याद रखना 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा। गंदे जूते थे नहीं भैया, कैसे जूते थे उसके, तो उसके यहाँ पर फटे जूते थे। कैसे थे लाडलो, तो उसके यहाँ पर फटे जूते थे। तो आप लोग याद रखना कैसे जूते पहनकर फोटो खिंचवाए थे। हाँ बिल्कुल भैया, हाँ जूते दिला देंगे भैया प्रेमचंद को, प्रेमचंद को दिला देंगे। 5 रुपया वाले जूते लिए थे इसने, आप लोग भी ले लेना भैया, ये 5 रुपया का जूता लिया था। हाँ बिल्कुल भैया, पहले जमाने में कितने रुपए के जूते आते थे प्रेम, तो यहाँ पे 5 रुपए के आते थे, कितने। हाँ, और यहाँ पर याद रखना 8 आने की टोपी आती थी भैया, 8 आने की क्या आती थी, टोपी आती थी। तो इस कहानी में आपको देखने के लिए मिल जाता है कि यहाँ पर जो आपका जूता था वो यहाँ पे 5 रुपए का था, और 8 आने की यहाँ पर क्या थी, तो 8 आने की यहाँ पर टोपी थी। हाँ, अब 800 की आती है, ठीक है भैया। चलो भैया आगे बढ़ जाओ। अगला आपको दिया है कि समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता था। तो ये जो रचना चल रही है प्रेमचंद के फटे जूते,
तो यहाँ पर याद रखना प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि समाज में किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता था। तो यहाँ पर किसके कारण अधिक मान सम्मान दिया जाता था? लोगों को लगता था जिनके पास पैसा है उनको मान सम्मान यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा भैया जो धन वाले थे, देखो घर के कारण मान सम्मान नहीं मिलता था, आज भी यहाँ पे नहीं मिलता है भैया। ये बताइएगा शिक्षा के कारण, हंसी के कारण? नहीं भैया। तो प्रेमचंद के फटे जूते की अगर बात करें, कविता का सार तत्व यदि हम देखते हैं तो उसमें यहाँ पर केवल और केवल याद रखना ये धन के कारण यहाँ पर मान सम्मान मिलता था। क्या मिलता था भैया? तो धन के कारण यहाँ पर मान सम्मान मिलता था। ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। बात समझ में आ गई सभी को? डायरी और पत्र बेटा यहाँ पर, हाँ डायरी और पत्र आपका यहाँ पे दोबारा क्लास लेनी पड़ेगी, रिकॉर्डेड थी, अपलोड नहीं हो पाई है, दोबारा पढ़ा दूंगा मैं आपको। और बाकी पूरा सीक्वेंस में मैंने आज लगा दी क्लासें, आप लोग कल से पढ़ना स्टार्ट कर दो। एप्लीकेशन पूरा सीक्वेंस में लग गई है यूनिट है बेटा। हाँ अगला देखना, यहाँ पे अगला दिया, लेखक को प्रेमचंद की मुस्कान कैसी जान पड़ती थी। अब देखो यहाँ पर जो फटे हुए जूते पहने उसकी मुस्कान यहाँ पर कैसी लगती थी? तो जब वो हंसता था तो यहाँ पर लेखक को लगता था कि यार ये बड़े विचित्र तरीके से हंसता है। कैसा हंसता है? ये यहाँ पर बड़ा विचित्रात्मक हंसता है। तो याद रखना व्यंग से भरी विचित्रात्मक हंसी लगती थी उसकी। कैसी लगती थी? व्यंग से भरी विचित्रात्मक यहाँ पर क्या लगती थी? तो हंसी जान पड़ती थी, मुस्कान जान पड़ती थी। तो यहाँ पर याद रखना प्रेमचंद के फटे जूते की यहाँ पे बात करते हैं तो मुस्कान कैसी जान पड़ती थी? पहला तो व्यंग है भैया, और व्यंग किसका है? परसाई जी का है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना उसकी हंसी बड़ी विचित्र टाइप की लगती थी। तो आप लोग याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? बी। हाँ बहुत बढ़िया। फोटो बता दो किसका देखना है भैया? अच्छा हंसी का, हाँ अभी दिखा देंगे। देखना आपको यहाँ पर दिया है लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसा जीवन जीते थे। तो यहाँ पर प्रेमचंद, यहाँ पर फटे जूते जो रचना थी प्रेमचंद के फटे जूते, वो यहाँ पर कैसा जीवन जीते थे उस कहानी में आप लोगों ने देखा होगा। वो ज्यादा दिखावा शो ऑफ नहीं करते थे, वो केवल और केवल यहाँ पर सिंपल जीवन जीते थे, एक सरल और सहज जीवन जीते थे। तो पहला कंसेप्ट आपको याद रखना है कि दिखावटी दुनिया से वो बिल्कुल परे थे। अगर वो दिखावटी दुनिया से परे नहीं होते तो जूते को छिपा भी सकते थे। लेकिन याद रखना जब भी आपसे पूछा जाएगा तो उनका जो जीवन था वो कैसा था लाडलो? सहज और सरल था। कैसा था? तो सहज और सरल था। तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है? एमसीक्यू से उद्धार हो जाएगा तुम लोगों का, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल, जैसे यहाँ पर पत्नी के साथ फोटो खिंचाते थे। इसके बाद आपने देखा होगा कि यहाँ पर याद रखना जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो लेखक को यहाँ पर जो लिखने की प्रेरणा मिली थी वो यहाँ पर कैसे मिली थी? तो प्रेमचंद के फटे जूतों के कारण यहाँ पर मिली थी। फटे जूते को पहनकर जब वो फोटो खिंचाते हैं तो लेखक को प्रेरणा मिल गई। इसके बाद यहाँ पर बात होती है कि लेखक को किस बात का दुख है? तो यहाँ पर गिरती जो दशा थी लोगों की, जो यहाँ पे मानसिकताएं थी लोगों की, उसको देखकर यहाँ पे दुख भी होता है उनको। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि जब भी यहाँ पे पूछा जाएगा कि पुरानी फोटो जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि फोटो में कहाँ जाकर अटक जाती है लेखक की? तो जब वो यहाँ पे पुरानी फोटो को देखते हैं तो पूरी की पूरी दृष्टिकोण उनका जूतों पर चला जाता है। तो जूतों पर चला जाता है। कौन से जूतों पर? फटे जूतों पर चला जाता है। तो यहाँ भी आपसे पूछा जाता है और महत्व तो इस पूरी रचना में किसको दिया है? फटे जूतों को। तो फोटो को दिया है बेटा। किसको दिया है? तो यहाँ पर याद रखना फोटो को दिया है। क्लियर है बात यहाँ पर? और इनका जीवन कैसा रहा भैया? संघर्षशील भी रहा था, ये भी आपको पता होना है। इसके बाद यहाँ पर जीवन में समझौता ना कर पाना, ये यहाँ पर जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी भी बताई गई है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया। 1 से 10 यूनिट करवा देंगे बेटा। 7 बजे क्लास बेटा एप्लीकेशन पे थी केवल। बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें आता है कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद ने फोटो के माध्यम से किन लोगों पर यहाँ पर व्यंग कसा है? तो फोटो के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग कसा है जो अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। तो भैया कमजोरियों को मत छिपाओ, जैसे हैं वैसे रहो। हाँ बिल्कुल भैया, खूब फलो फूलो लेकिन औकात मत भूलो, घर वाले कहते थे। तो याद रखना गांव वाले हैं तो गांव वाले बनकर रहो, शहर वाले हैं तो शहर वाले बन के रहो। अगर तुम्हारे यहाँ पर बोला नहीं सर दिखावा करना है, शो ऑफ नहीं करने का है, क्योंकि यहाँ पर
जो प्रेमचंद है फोटो के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग कस रहे हैं जो लोग अपनी कमियों को छिपाते हैं। ये यहाँ पर उन लोगों पर व्यंग कस रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? तो आपसे पूछा जाएगा, और जब आपसे पूछा जाएगा उनका जो जूता फटा था लेफ्ट पैर का, लेकिन लेखक का जूता जो फटा हुआ था वो कहां से फटा हुआ था? लेखक का तले में से फटा हुआ था। कहां से? तले में से फटा हुआ था। उनका आगे से जूता फटा हुआ था लेफ्ट पैर का। तो याद रखना जो लेखक का जूता है वो कहां से फटा हुआ था? तले में से फटा हुआ था। 5 रुपया का जूता, 8 आने की टोपी आती थी। और आपको यहां पर याद नहीं रखना है ज्यादा चीजें, ठीक है बेटा? हाँ, समझ में आ गई चीजें सभी को? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखना, यहां पर अगला क्वेश्चन समझना। चित्र में प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे थे? तो भैया याद रखना फोटो किसके साथ खिंचाई जाती है? पत्नी के साथ में। आजकल बाबू के साथ में भी खिंचा लेते हो तुम लोग। तो याद रखना चित्र में यहाँ पर प्रेमचंद, क्योंकि चित्र को जब देखा था तो उनकी नजर एक जगह यहाँ पे अटक गई थी। वो किस पे अटक गई थी भैया? जूतों पर अटक गई थी। तो पत्नी के साथ फोटो था। किसके साथ था भैया? उनकी पत्नी के साथ फोटो था। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके, हाँ, खुश रहो भैया। अगला देखना लाडलो। अगला दिया गया है, इस रचना को लिखने की प्रेरणा लेखक को कहां से मिलती है? प्रेमचंद की पत्नी से मिलकर? नहीं भैया। हाँ, इसके बाद प्रेमचंद के योगदान को देखकर, प्रेमचंद के लिखे साहित्य को देखकर, प्रेमचंद की फोटो को देखकर। तो याद रखना पूरा का पूरा मुद्दा ही कहां पर है? पूरा का पूरा मुद्दा ही कहां पर है भैया? तो याद रखना पूरा का पूरा मुद्दा अटक कहां पे जाता है? तो ये पूरा का पूरा मुद्दा यहाँ पर प्रेमचंद की फोटो देखकर यहाँ पर लिखने की क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर है बात भैया? आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अगला अगला आपको दिया है कि पाठ में लेखक किस बात को लेकर दुखी है? तो यहाँ पर याद रखना प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, तो पाठ में यहाँ पे लेखक किस बात को लेकर दुखी है? तो साहित्यकारों की गिरती दशा को लेकर, साहित्यकारों के गिरते स्तर को देखकर, साहित्य की यहाँ पे कमी से, साहित्यकारों की गरीबी से? नहीं भैया, साहित्यकारों की जो गिरती दशा है, तो साहित्यकारों की जो गिरती दशा है उसको देखकर यहाँ पर क्या है भैया? तो जो लेखक है वो इस बात को लेकर दुखी होता है कि साहित्यकारों की जो गिरती मनोदशा है, जो यहाँ पर गिरती स्थिति है, उसको देखकर यहाँ पर वो क्या हो रहा है? दुखी हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। हर बच्चे का आंसर चाहिए। हाँ, याद रखना समय कम बचा हुआ है। 2-3 मैराथन में पूरी 11 से 19 यूनिट के एमसीक्यू करवा देंगे। बात खत्म, उससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है तुम लोगों को। बहुत है, काम हो जाएगा तुम लोगों का। फोकस करो यहाँ पर। अगर सिलेक्शन चाहिए तो, टाइम पास चाहिए तो इसको पढ़ लो। समझ रहे हो ना? हाँ, क्योंकि याद रखना ये तो हर बच्चे की बनेगी। ये तो यूनिट हर बच्चे की बनेगी। अगर वास्तविकता में तुम लोगों को लगता है कि सिलेक्शन चाहिए तो 1 से लेके 10 यूनिट पढ़ डालो। हाँ बिल्कुल भैया, नहीं तो आप लोग यहाँ पर नहीं बोला सर हम तो इसको ही पढ़ा। अरे भैया, इतना समय ही नहीं है कि तुम लोग पूरी रचनाओं को पढ़ पाओ। एमसीक्यू लगाओ, क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ये भी तय है। क्वेश्चन इससे ज्यादा बनेंगे नहीं। और अपनी टेस्ट सीरीज आ रही है बेटा, टेस्ट सीरीज आएगी आपकी 15 फरवरी तक। हाँ याद रखना, हम टेस्ट सीरीज लास्ट में ही चलाएंगे ताकि यहाँ पर पहले सिलेबस लगा लें। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा 15 से 20 दिन में अपना। क्योंकि यहाँ पर याद रखना जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद टेस्ट सीरीज बनेगी। 100 क्वेश्चन बनेंगे। 10 टेस्ट भी आपने लगा लिया, आपको पता चल जाएगा आप कितने पानी में हो। बात खत्म। देखना, लेखक एक पुरानी फोटो देख रहे थे, उनकी दृष्टि फोटो में कहाँ जाकर अटक जाती है? अब ये बताओ, पुराना फोटो देखा भैया, तो पुराना फोटो जब वो देखेंगे, एमसीक्यू वाली बुक भी मिल जाएगी लास्ट में प्रैक्टिस के लिए। अभी आप लोगों को केवल अपना यहाँ पे जो यूनिट दी है उनको केवल कवर करना है। बाकी तो यहाँ पर लास्ट में केवल प्रैक्टिस करना है। 15 दिन में, 20 दिन में 24 घंटे मिलते हैं। अगर 20 दिन 10-10 घंटे भी प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 10,000 क्वेश्चन लगा लोगे आप लोग। देखना, टोपी को देखकर नहीं भैया, धोती को देखकर नहीं भैया, कलम को देखकर नहीं भैया, किसको देखकर? जूतों को देखकर। किसको देखकर? जूतों को देखकर। आगे देखना रे कबूतरों, अगला दिया गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र कौन है? तो भैया यहाँ पे गोदान तो वैसे तो है ही नहीं गोदान, लेकिन कभी कभी दे देता है। हाँ, तो गोदान यहाँ पर है नहीं आपका, लेकिन उसने दिया है भैया, उपन्यास दिया है। तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। गोदान के यहाँ पे पात्र जब पूछे जाएंगे तो आप आराम से बना सकते हो भैया। होरी था, धनिया था, झुनिया था, सुना है? सीला, सिलिया सुना है भैया? हाँ नहीं सुना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। होरी और धनिया याद रख लेना, मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र में होरी आता है। कौन आता है भैया? होरी आता है। बात खत्म।
होरी कितने साल का था? हाँ ठीक है भैया, 40-36 कॉम्बो बन जाएगा। अगला देखना, लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसका महत्व नहीं समझते थे? फोटो का, लेखन का, जूते का, कलम का। तो याद रखना यहां पर प्रेमचंद जी जो थे वो किसका महत्व नहीं समझते थे? तो याद रखना लेखक के अनुसार किसका महत्व नहीं समझते थे? उस फोटो का महत्व नहीं समझते थे। याद रखना, कुछ लोग जूते ना लगा दें। हाँ याद रखना, यहाँ पर जब भी आपसे पूछा जाएगा तो जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं इसमें यहाँ पर लेखक है वो किसका महत्व नहीं समझते, क्योंकि उसकी जो दृष्टि थी वो फोटो पर आकर अटक जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अभी क्वेश्चन बहुत हैं आज, 2 रचनाओं के 50-60 क्वेश्चन है, मामला क्लियर हो जाएगा। लेखक के अनुसार प्रेमचंद कैसे लेखक थे? सुस्त, संघर्षशील, क्रांतिकारी और गंभीर। तो याद रखना अगर लेखक के अनुसार बात करें तो प्रेमचंद यहाँ पे संघर्षशील थे। कैसे थे लाडलो? तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे प्रेमचंद कैसे थे? संघर्षशील थे। कैसे थे भैया? संघर्षशील। गबन जिस दिन कराऊंगा फेफड़े बाहर आ जाएंगे। अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो गबन नहीं पढ़ा है, वो केवल एक छोटी सी कहानी पढ़ ली है। जिस दिन गबन करेंगे तब समझ में आएगा। उपन्यास से ही प्रश्न बनता है डीपली, कहानी वानी से नहीं बनता, ना कविता से बनता। उपन्यास में ही तो जाएगा डेप्थ में। उस दिन मैंने बाण भट्ट की आत्मकथा के क्वेश्चन कराए, बने क्या? किसी से नहीं बने। और तुम लोगों ने पढ़ लिए 10 जगह, लेकिन याद रखना अच्छे से पढ़ोगे तो बन जाएंगे। देखना अगला दिया, प्रेमचंद के जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? तो सबसे बड़ी कमजोरी थी जीवन के साथ समझौता ना कर पाना। प्रेमचंद के जीवन की जो सबसे बड़ी कमजोरी यहाँ पर बताई गई है वो यहाँ पर क्या बताई गई है? तो जीवन में यहाँ पर समझौते ना कर पाना, यही उनकी सबसे बड़ी क्या रही है? कमजोरी रही है। तो आप लोग ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को भी याद रखना भैया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। हाँ अब यहाँ पे आगे बढ़ जाओ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे समझ लेते हैं। थोड़ा बेहतरीन लेवल का प्रश्न आने वाला है। सुनिएगा, प्रेमचंद फोटो के माध्यम से किन लोगों पर व्यंग करते हैं? गरीबों पर, कमजोरियों को छिपाने वालों पर, जिनके पास अधिक पैसा है, समाज के नियम मानते हैं। अब मैंने अभी बताया था मैंने आप लोगों को, पूरा सार मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो आप लोग याद रखना, यहाँ पे आपसे जब भी पूछा जाएगा तो प्रेमचंद जो है फोटो के माध्यम से उन लोगों पर व्यंग कसते हैं जो केवल और केवल यहाँ पर अपनी कमजोरियों को छिपाते हैं। उन लोगों पर यहाँ पर इन्होंने व्यंग कसा था। क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। कितने बच्चों का सही है चेक कर लो एक बार, कितने बच्चों का सही है चेक कर लो एक बार। हाँ अगला देखना, यहाँ पर अगला दिया, लेखक का जूता कहां से फटा हुआ था? अब देखना, हाँ 1 से लेके 10 यूनिट आज डलवा दिए पूरी भैया, आज डलवा दिए 1 से लेके 10 यूनिट कंप्लीट डलवा दिए एप्लीकेशन पे। पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, बाकी 2-3 टॉपिक हैं उसमें तो मैं करा दूंगा। ठीक है भैया। अब देखो लेखक का जूता यहाँ पे कहां से फटा हुआ था? तो मुद्दे की बात ये आती है कि ऊपर की ओर से फटा हुआ था। नहीं भैया, पीछे से सिलाई वाले धागे से नहीं भैया, लेखक का जूता फटा हुआ था तली में से। कहां से फटा हुआ था? तो लेखक का जूता यहाँ पे तली में से फटा हुआ था या तले में से फटा हुआ था। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। प्रेमचंद के जमाने में जूते कितने रुपए के आते थे? 3000 के 4000 के? आजकल तो पता है चाचा ही बारात में ना जाए अगर उनको यहाँ पर वीआईपी जूता ना मिले। और ये हम बात कर रहे हैं प्रेमचंद के युग की, क्योंकि आजकल तो फूफा जी भी ये बोल देते हैं पहले जूते दिलवाओ वीआईपी ब्रांडेड वाले, उसके बाद जाएंगे। क्योंकि आजकल यहाँ पर क्या है, पैसे भले ही ना उधार लेके ले आएंगे, लेकिन ले आएंगे क्योंकि अपनी कमजोरियों को छिपाएंगे और स्टैंडर्ड बन के जाएंगे। तो आप लोग याद रखना, प्रेमचंद के जमाने में यहाँ पर क्या था भैया? प्रेमचंद के जमाने की बात करें तो याद रखना ये कितने रुपए के जूते आते थे? 5 रुपया के। लेकिन आज यहाँ पर अगर वो किसी ऑडिटोरियम में रखे होंगे तो आज उनकी कीमत मिलियन में होगी भैया, क्योंकि प्रेमचंद के फटे जूते थे, मजाक नहीं था वो। समझ रहे हो ना? हाँ बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, आप लोगों को मैं बता दूं, एक यहाँ पे कंक्लूजन दे देता हूं आपको, निष्कर्ष दे देता हूं एक में। जब ये बताओ ये प्रश्न आपके आने हैं और ये प्रश्न सभी के बन रहे हैं, ये प्रश्न सभी के बन रहे हैं, तो तुम लोग बेवकूफ क्यों बन रहे हो? जब ये प्रश्न सभी के बन रहे हैं तो तुम लोग बेवकूफ क्यों बन रहे हो? बेवकूफ का मतलब कहने से तात्पर्य ये है कि कबूतर 1 से 10 पे फोकस कर लो। अगर सिलेक्शन चाहिए तो मेरी बात मान लो, नहीं तो पछताओगे। 15 से 20 क्वेश्चन आने हैं। हाँ बिल्कुल भैया, 15 से 20 क्वेश्चन आने इसके, क्योंकि हर शिफ्ट में यहाँ पे 50 के 50 रचनाओं से तो आएंगे नहीं। किसी में 10 रचनाओं के क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी में 5 के आ जाएंगे, किसी में 15 के आ जाएंगे, किसी में 10 के आ जाएंगे।
तो आप लोग यहां पर ये बताओ, ये प्रश्न कहीं से भी पूछ ले कोई, नहीं पढ़ोगे तो भी बन जाओगे, लेकिन फिर भी तुम लोग कहां घूम रहे हो, इधर ही घूम रहे हो। पूरी दुनिया एक तरफ जा रही है, जाओ भैया। हाँ बिल्कुल, पापा भी बन ठन के ही जाते हैं, और क्या, पापा तो जाएंगे ही बन ठन के, बिल्कुल, और क्या, पापा का कंसेप्ट अलग है, मजा आ गया क्या। हाँ ये तो मैं केवल प्रैक्टिस कराऊंगा, याद रखना, अभी मैराथन आएगी तो उसमें पूरी 2-3 मैराथन में ही कंप्लीट करा दूंगा। हाँ पूरी दुनिया गोल गोल है, तो याद रखना भैया, आप लोग अभी भी समय है, थोड़ा सुधर जाओ, ठीक है। सबके पापा विस्फोटक पदार्थ हैं। चलो अगला देखना। अब ये बताओ, ऐसा कोई प्रश्न है जो तुमसे नहीं बन रहा है, जबकि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन अभी मैं उठा के रख दूं, उपन्यास का क्वेश्चन फेफड़े बाहर आ जाएंगे। एक भाषा के क्वेश्चन में कल तुम लोगों को सुगंध नहीं आई थी, पता है, देखना। प्रेमचंद की कहानी कफन का पात्र माधो की यहाँ पर इंसानियत किस कारण मर चुकी थी। अब देखो यहाँ पर ये कफन का एक क्वेश्चन डाल दिया भैया, ठीक है। तो उसकी इंसानियत इसलिए मर चुकी थी बेचारे की भूख के कारण। किसके कारण भैया, भूख के कारण उसकी इंसानियत मर चुकी थी। तो ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। अगला देखना, ही आएगा नहीं, वो डल गया है गलती से। अगला, प्रेमचंद जीवन भर किससे यहाँ पर झेलते रहे थे, बीमारी को झेलते रहे थे, आर्थिक संकट को, सामाजिक कुरीतियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रेमचंद यहाँ पर हमेशा आर्थिक संकट को ही झेलते रहे थे। किसको भैया, तो प्रेमचंद जी जो थे वो यहाँ पर हमेशा आर्थिक संकट को ही झेलते रहे थे। आगे देखना भैया, आगे देखना, प्रेमचंद ने कैसा जीवन कभी नहीं जिया था। तो प्रेमचंद ने यहाँ पर यह सिद्ध कर दिया था कि उनको ना तो यहाँ पे दिखावी दुनिया का ही मतलब है, ना दिखावा यहाँ पे जरूरी है। तो दिखावटी जीवन से वो हमेशा परे रहते थे। क्या रहते थे, दूर रहते थे। तो दिखावटी जीवन उन्होंने कभी नहीं जिया था लाडलो, याद रखिएगा, यहाँ पर दिखावटी जीवन उन्होंने कभी नहीं जिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा लाडलो, ए हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अगला दिया गया, लेखक ने इस पाठ में भक्ति काल के किस कवि का वर्णन किया है। तो याद रखना, जो फटे जूते हैं, अगर इस काल की बात करें तो इन्होंने, एक व्यक्ति था कुंभन दास, नाम सुना होगा। हाँ, संतन को कहां सीकरी सो काम, सुना है कि नहीं सुना है। हाँ मैं तो ना जाऊं भैया, सीकरी काय के लिए जाऊंगा, और क्या। तो याद रखना यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 100% वाला है। और आप लोग इस सभी लोग इसको छाप लेना कि लेखक जो है, कवि जो है, वो यहाँ पर जब इसकी बात करता है कि भैया इस पंक्ति में या इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते में, जब यहाँ पे आपसे पूछा जाता है भक्ति काल के किस कवि का यहाँ पे वर्णन आपको देखने के लिए मिलता है। हाँ, आवत जात पहनिया, बिल्कुल भैया, और क्या, वो जाते हैं ना, बिल्कुल कुंभनदास सीकरी बुलाया जाता है व्यवस्थित क्रम में। तो ये वही कंसेप्ट है पूरा भैया, मतलब यहाँ पर बन ठनने की आवश्यकता नहीं है। आवत जात पन्हाई टूटे, सुन रहे हो ना, तो पन्हाई टूटे जूता, जूते की बात कर रहा है वहां पर भी वो, यहाँ फटे जूते की, वहां पन्हाई टूटने की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ और क्या, और तुम लोग आजकल घूम रहे हो आदि मानव बन के, मामला ही खत्म। काय के लिए, दिखावे की दुनिया का कंसेप्ट ही खत्म। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात हाँ पन्हैया टूटे, बिसरी गयो हरि का नाम। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ अब। बिसर गयो हरि नाम, बहुत बढ़िया। प्रेमचंद की कहानी कैसी है, लो भैया छाप लो इसको। चलो रे कबूतरों, छाप लो इसको। हाँ छाप ही लो। कुंभन दास की चप्पल घिस गई थी, इसीलिए तो यहाँ फटे जूतों में उसका उल्लेख कर दिया है। हाँ फटे जूतों में इसलिए उल्लेख कर दिया है। तो याद रखना, यहाँ पर प्रेमचंद जब भी आते हैं, चाहे आप गोदान की बात कर लो चाहे किसी की भी बात कर लो, वैसे ही यथार्थवादी हैं, लेकिन आदर्श उन्मुख यथार्थवादिता इनमें पाई जाती है। तो जहां भी यथार्थवाद आएगा या आदर्शवाद आएगा, तो दोनों को मत चुनना। आदर्शवादी या यहाँ पे आदर्श उन्मुख यथार्थवाद आता है। क्या आता है लाडलो, आदर्श उन्मुख यथार्थवाद आता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा लाडलो। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अगला देखना, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है। तो निर्मला है, गवन है, गोदान है, सेवा सदन है। तो ये सब तो किसकी है भैया, प्रेमचंद की रचना है। लेकिन बात आती है रश्मि रथी,
और रश्मि रति तो भैया पढ़ी होगी, रश्मि रति तो पढ़ी होगी भैया, बिल्कुल ओज से भरपूर यहाँ पर रश्मि रति आपने पढ़ी होगी। ये वही रश्मि रति है और रश्मि रति यहाँ पर किसकी मानी जाती है? रामधारी सिंह दिनकर की मानी जाती है। रश्मि रति आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी, जैसे आपने सुना नहीं, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। हाँ, ये वही रश्मि रति है बेटा। और क्या? हाँ, खंड काव्य श्रेणी की रचना है, बहुत ही बढ़िया है। शांति का संदेशा लेकर जाते, लेकिन कबूतर नहीं मानता है तो क्या करे? अब क्या होगा? वही युद्ध होगा। हाँ, वो तो लेकर गए थे ना कि दो न्याय अगर दो आधा दो, उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो हमको 5 ग्राम 5 गांव, बाकी रखो धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे ना सका, आशीष समाज का ले ना सका। अब यहाँ पर मामला अलग था कि ऊपर से यहाँ पर कृष्ण से ही बिल्कुल यहाँ पर अड़ने के लिए तैयार हो गया, तो फिर तो मामला गड़बड़ होगा। हाँ, फिर तो मामला यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा जी, बिल्कुल, क्योंकि वहां टेंशन वाली बात नहीं चाहिए कृष्ण को। अगला, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की नहीं है? गोदान है, रंगभूमि, मंगल सूत्र है और यहाँ पे माटी की मूरत है। चलो भैया बताइएगा। हाँ, चश्मा अच्छा लग रहा है, ठीक है रे कबूतर, आओ। ठीक है चलो देख ले देखना। अब देखो, गोदान सबको पता है, रंगभूमि, करम भूमि, मंगल सूत्र यहाँ पे अधूरा माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? अधूरा माना जाता है, सबको पता है। लेकिन यहाँ पर याद सर, हाँ, यूनिट 1 से 10, ठीक है बेटिया, मिल जाएगा। हाँ, तांडव क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आपको यहाँ पे दिया गया है माटी की मूरत की। अगर हम बात करें तो माटी की मूरत यहाँ पर किसकी है बेटा? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। किसकी है भैया? ये राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना मानी जाती है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों, हाँ आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों सभी, बिल्कुल। मंगल सूत्र को पूरा किसने किया था? हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है भैया। अमृत राय। हाँ भैया, आगे बढ़ जाओ। अब अगला दिया है, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की है? अब देखो यहां पर याद रखना, कौन सी पुस्तक प्रेमचंद की है, बताइएगा। चलो ये क्वेश्चन बताना सभी, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, चलो देख ले भैया। अरे भैया, अपने कबूतर कहीं पीछे नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो। अभी तो आने वाली एक कहानी और भी, मजा आ जाएगा। देखो, प्रेमचंद की कहानी पूछिए तो अशोक के फूल है नहीं, HPD आएगा बेटा इसमें। ठीक है, तो कर्म भूमि है, वैसे भी सिंपल हो जाएगा। अगला देखना, हाँ, पंच की कुर्सी पर बैठकर मनुष्य किन चीजों से मुक्त हो जाता है? अब बेटा पंच परमेश्वर आ गई, पंच परमेश्वर आ गई बेटा। हाँ, मुंशी प्रेमचंद, पंच परमेश्वर। चलो भैया, हाँ बताइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और क्या? ठीक है, किन चीजों से मुक्त हो जाता है? देखो पहले मैं आपको बता दूं, इसमें यहां पर क्या है, जुम्मन शेख, अलगू चौधरी की मित्रता यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये सारे के सारे मामले आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको याद रखना है, जब मनुष्य यहाँ पे पंच की कुर्सी पर बैठ जाता है तो एक तो यहाँ पे जाति पाति छुआछूत इन सब से क्या हो जाता है, धर्म वरम सबसे दूर हो जाता है वो, क्योंकि उसको न्याय देना है भैया, उसको यहाँ पर न्याय देना है। और जब उसको न्याय देना है तो आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, पंच की यहाँ पे कुर्सी पर जब कोई बैठा है, पंच परमेश्वर का मतलब यही है,
जो पंच होते हैं वही परमेश्वर होते हैं। हाँ बिल्कुल भैया, जब भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा तो जो पंच होते हैं वही क्या होते हैं, परमेश्वर होते हैं। अब आप लोगों ने यहाँ पर बोला कि पंच की कुर्सी पर अगर कोई बैठेगा तो ये बताओ, अगर जाति पाति का भेदभाव होगा तो भैया वो फिर तो यहाँ पे फैसला हो ही नहीं पाएगा, जातिगत फैसला हुआ तो भी गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये भी मुक्त होना चाहिए इससे। दूसरा कंसेप्ट देखना, अगर यहाँ पे धर्म से संबंधित होगा तो एक ही धर्म का होगा तो भैया ये तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना ये भी आपका सही है। संबंध, ये भी इन चीजों से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फूफा लगते हैं हमारे पक्ष में बोलेंगे, नहीं भैया नहीं भैया। और अलगू एक अच्छा आदमी था, अलगू यहाँ पे झूठ नहीं बोलता था। हाँ बिल्कुल, पक्षियों के मुंह से परमेश्वर बोलता था। बिल्कुल भैया, अलगू ने कहा था ये पक्षियों के मुंह से परमेश्वर बोलता था। सरकारी ऑप्शन लगा दो ना डी, क्या दिक्कत आ रही है। अगला देखना बेटा, ये लो भैया, हाँ इस क्वेश्चन को देख लेना। ये क्वेश्चन आपका पीजीटी टीईटी में आ चुका है। हाँ बहुत बढ़िया। करीमन, करीमन अलग आएगा बेटा, अलगू जुम्मन खाला। अब देखना यहां पर आपको दिया गया है कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की मित्रता किस तरह की थी। अब देखो यहां पर याद रखना, बोलते नहीं है कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना मतलब यहां पर याद रखना, आप लोगों ने गांव में देखे होंगे, देखो भैया दो दिल एक जान है, तो दो दिल एक जान जैसी मित्रता थी किसमें भैया, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में। तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की जो मित्रता आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पर कैसी देखने के लिए मिलती है, बहुत गहरी मित्रता थी जिसका यहाँ पे कोई तोड़ नहीं है भैया। तो याद रखना यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं औपचारिक, अरे औपचारिक ये थोड़ी कि केवल यहाँ पे प्रशासनिक काम करते हैं, इसको आपकी भाषा में कहा जा सकता है लंगोटिया यार थे। ये कैसे थे भैया, ये लंगोटिया यार थे। हाँ, दांत काटी रोटी होना, इसमें एक मुहावरा बन सकता है, दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी होना। ये यहाँ पर मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गहरी मित्रता होना। ये यहाँ पर पंच परमेश्वर में किस पर लागू होती है, तो दांत काटी रोटी होना पंच परमेश्वर में किन दो यहाँ पर पात्रों पर लागू होगी, तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी पर लागू होती है। ठीक है भैया, हाँ बहुत बढ़िया। अगला, अलगू के अनुसार विद्या कैसे आती है। अब देखो अलगू का यहाँ पर विद्या को लेकर अलग कंसेप्ट था भैया। हाँ जैसा देखो इन्होंने कहा था कि विद्या जो है बेटा केवल आशीर्वाद से आती है और गुरु का आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है भैया, और गुरु का क्या होना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए, तो यहाँ पर विद्या आती है। तो याद रखना गुरु के आशीर्वाद से क्या आती है लाडलो, विद्या आती है। तो आप लोग यहाँ पर ऐसे सिंपल सिंपल प्रश्नों को निपटा दिया करो, सूंघ सूंघ के आंसर लगा दिया करो कि जब भी यहाँ पे अलगू के अनुसार विद्या कैसे आती है, तो यहाँ पर अब उन्होंने कहा था कि भैया गुरु के आशीर्वाद से आती है, और गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पर क्या आती है, हाँ गुरु देवो महेश्वरा। तो याद रखना गुरु के आशीर्वाद से यहाँ पर क्या आती है, विद्या आती है। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। अगला ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, ये आपका 2-3 एग्जाम में आ चुका है। अभी वर्तमान की बात करें तो, हाँ अभी वर्तमान की बात करें तो आप लोग याद रखना बिल्कुल देखना, गुरु जुमराती के अनुसार विद्या कैसे आती है, ये क्वेश्चन है भैया। जुमराती, बिल्कुल भैया हमारा आशीर्वाद तो है। ठीक है, और क्या इनका मामला अलग ही चलता है भैया, इनका मामला अलग ही चलता है। गुरु जुमराती यहाँ पर ये कहते हैं कि नहीं भैया गुरु की सेवा करने, गुरु के आशीर्वाद से तो ठीक है भैया। देखो जुम्मन का मामला अलग था, अलगू का, अलगू कहता है गुरु के आशीर्वाद से आती है, अलगू कहता है, अलगू यहाँ पर क्या कहता है, गुरु का आशीर्वाद चाहिए भैया, गुरु का आशीर्वाद। लेकिन याद रखना कुछ विस्फोटक पदार्थ हैं, हाँ जिनको आशीर्वाद दे दो लेकिन उनमें डंडे भी देने पड़ेंगे, डंडे देने पड़े, मोटे डंडे की जो छड़ी होती है, तो मोटी छड़ी होती है उसको कहा जाता है सोंठे। क्या कहा जाता है उसको, सोंठे। तो यहाँ पे सोटे कहा जाता है। आप लोग बोलते नहीं भैया कि क्या चाहिए, सोटे चाहिए। जैसे बजरंगबली का सोटा एक बार पड़ गया बुद्धि खुल जाएगी, ऐसे गुरु का अगर एक बार सोटा पड़ गया तो बुद्धि खुल जाएगी। तो अलगू कहता है कि गुरु के आशीर्वाद से, लेकिन यहाँ पर
जो जुमराती जी कहते हैं, गुरु जुमराती जी, वो कहते हैं नहीं भैया कबूतर सुनो, जब तक तुम लोग डंडे नहीं खाओगे, जब तक सोटे नहीं पड़ेंगे तुम्हारी पीठ पे, तब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे। तो याद रखना सोटे पढ़ना चाहिए भैया, इसलिए याद रखना डांट फटकार और सोटे डंडे बहुत जरूरी है, क्योंकि डंडे पड़ गए मतलब अपन पार हो गए। हाँ, डंडे पड़ गए मतलब यहां पर अपन पार हो जाएंगे भैया। आगे देखना, अगला दिया है मित्रता का मूल मंत्र क्या होता है। हाँ, ये आज समझ लो भैया, मित्रता का मूल मंत्र। ठीक है, तुम भी अलगू चौधरी से कम थोड़ी हो। मित्रता का मूल मंत्र होता है, ये बताओ, जैसे मान लो दो लोगों में मित्रता है, इनकी मित्रता तभी लंबी चल पाएगी जब यहां पर इनके विचारों का तालमेल सटीक होगा। मित्रता किसी की भी हो, जुम्मन की अलगू के साथ हो, यहां पर सामंजस्य होना चाहिए, और यहां पर दोनों के विचारों का क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, विचारों का मिलन होना चाहिए, तभी जाके यहां पर मित्रता क्या हो पाएगी, सही चल पाएगी। तो मित्रता के लिए विचारों का मेल यहां पर, हाँ बिल्कुल भैया, कि आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जुम्मन के पिताजी जुमरावती, ठीक है भैया। अब देखना यहां पर, हाँ सोटे का अर्थ आज समझ में आया है सर। हाँ, तो यार कर्तव्य को मिलना नहीं भैया, इच्छाओं का, इच्छाएं तो भैया हर व्यक्ति की मिल जाएंगी तुम लोगों के साथ में, इच्छाएं तो किसी की मिल जाएंगी, लेकिन कब तक। तो याद रखना विचारों का मिलना जरूरी है। आपके विचार अगर मिल रहे हैं तो मित्रता अच्छी है आपकी, ठीक है भैया। 1 से 10 यूनिट पढ़ाने वाला हूं, रुक जाओ बस 2-4 दिन इसको खत्म कर लूं। हज करने कौन गया था, अब देखो भैया हज पे कौन गया था, तो एक ही व्यक्ति जाएगा, जुम्मन शेख। हज पे यहाँ पे कौन गया था लाड़ लो, जुम्मन शेख गया था। कौन गया था भैया, जुम्मन शेख यहाँ पे कहाँ गया था, हज पे गया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, नहीं एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर कर दो पहले सभी बच्चे। अलगू चौधरी के गुरु थे, हाँ बिल्कुल, जम्मू तवी। नहीं भैया, शादी का मूल मंत्र क्या है सर, शादी का मूल मंत्र है, हाँ कि तुम लोग यहां पर भीगी बिल्ली बन के रहो, यही शादी का मूल मंत्र है। बिल्कुल, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे सुना होगा, एक पंक्ति है, हास्य व्यंग है, हाँ एक पंक्ति है, हास्य व्यंग है, कि जब लॉकडाउन हो रहा था तो लॉकडाउन से पहले यहाँ पर एक पति ने पत्नी से कहा कि यहाँ पे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि उसके पास रखे थे, पति के पास खत्म हो गए थे। तो उसने कहा तेरी कसम मेरे पास तो जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। अब यहाँ पर एक बार और मांगा तो बोला तेरी माँ की कसम जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं। ये पत्नी बोलती है, अगले दिन मोदी जी लाइव आते हैं और बोल देते हैं लॉकडाउन लग गया, हाँ मतलब लॉकडाउन ही, यहाँ पर नोटबंदी कर दी, और अगले दिन जैसे ही नोटबंदी होती है तो इतना पैसा उसके पास निकलता है पत्नी के पास के पूरा भारत यहाँ पर क्या खा ले, जहर खा ले। तो मुद्दे की बात यही है भैया, बात माननी पड़ेगी आपको। अगला यहाँ पर दिया गया है, अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कामों की सिद्धि में ये बात नहीं होती। यह किस पाठ का अंश है, ये किस पाठ का अंश है बताइएगा भैया। तो देखो यहाँ पर याद रखना, आपको यहाँ पर दिया गया है, सुनिएगा, बर्बादी का शादी का मूल मंत्र है। अच्छा ऐसा नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बर्बादी का मूल मंत्र है। एक बार बेटा थम्स अप कर दो सभी बच्चे, इस क्वेश्चन को समझ लो। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। आप लोग अच्छे काम करोगे तो उसमें यहाँ पर पूरा जीवन निकल जाएगा अच्छे कामों में, और एक बुरा काम कर दो पूरा जीवन कहाँ जाएगा, वही आपका अर्श से फर्श पे आ जाएगा। तो याद रखना ये केवल और केवल बात कहां पर है, आपके पंच परमेश्वर में कही गई है। कहां पर कही गई है, पंच परमेश्वर में कही गई है। आगे बढ़ना रे कबूतरों, आगे बढ़ना। यहां पर अगला दिया गया है कि एक दिन किसने जुम्मन से कहा कि उसके साथ अब निर्वाह नहीं होगा। तो जुम्मन ने यहाँ पर किससे कहा था कि अब यहाँ पे निर्वाह नहीं होगा। तो जुम्मन एक बार यहाँ पर कहते हैं खाला जान से कहते हैं, तो खाला जान से यहाँ पर कहते हैं तो बोलते हैं कि भैया अब निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो याद रखना यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा लाडलो, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबके आंसर आ रहे हैं तो अच्छा लग रही है आज। हाँ अगला दिया गया, खुदा किसकी जुबान से बोलता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था खुदा यहाँ पर कौन है इस पूरे पंच परमेश्वर में, तो खुदा खुद यहाँ पे पंच है। खुदा कौन है भैया, तो खुद यहाँ पे पंच है। तो याद रखना यहाँ पे जब भी पूछा जाएगा तो खुदा कौन है, क्योंकि याद रखना इनको ही यहाँ पे खुदा माना गया है,
इनका ही फैसला अंतिम फैसला होगा। तो ये आंसर हो जाएगा। अगला देखना भैया, अगला बढ़ो जल्दी जल्दी। प्रेमचंद की मृत्यु कब और कहाँ होती है? तो प्रेमचंद की मृत्यु की बात करें तो बनारस में होती है, 1936 में होती है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, प्रेमचंद की मृत्यु कब होती है? 1936 में होती है, बनारस में होती है। अगला देखना, हिंदी साहित्य में कथा सम्राट किसे कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। हाँ, कथा सम्राट एक ही है भैया। तो कथा सम्राट कौन है आपके? हाँ, सूंघ के लगाओ आंसर। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। एक बार यहां पर वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी। हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखना यहाँ पे अगला आपको दिया है सम्राट, कथा सम्राट एक ही होंगे बेटा। कौन होंगे आपके? प्रेमचंद होंगे। सुनिएगा यहां पर देखना, अब यहां से जो क्वेश्चन है 8-10, इन क्वेश्चनों में से थोड़ा किसी अच्छी शिफ्ट में अगर मॉडरेट पेपर नहीं आया और थोड़ा पेपर अच्छे लेवल का हुआ तो आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है भैया? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मॉडरेट पेपर नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा समझना, पंच परमेश्वर शीर्षक कहानी किसने लिखी थी? तो ये तो क्वेश्चन सिंपल है, ये प्रेमचंद ने लिखी थी। लेकिन अब यहाँ पर देखना, आपको दिया प्रेमचंद की रचना कौन सी है? तो यहाँ पर पंच परमेश्वर है। कौन सी है? पंच परमेश्वर। चलो यहाँ पर क्वेश्चन बताओ, ये मैं आपको करा चुका हूं, चिल्ला चिल्ला के मैंने बताया था। मोस्ट ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? यहाँ पर आप लोगों को कॉमेंट करके आंसर देना है कि ठिठुरता हुआ गणतंत्र यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र यहाँ पर किसकी रचना मानी जाती है? बताइएगा भैया, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? तो मैंने आपको बताया था। हाँ, बहुत बढ़िया भैया। एक ही व्यक्ति था व्यंग्यकार, नाम था कौन? हरिशंकर परसाई। सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, इसको लिख लेना स्टार लगा के, क्योंकि ये रचना किसी भी शिफ्ट में आ सकती है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठीक है भैया, आगे देखो, प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? हाँ चलो भैया, प्रेमचंद का 36 में मृत्यु हो जाती है और प्रेमचंद का जन्म जब होगा तो कब होगा? 1880 में होगा। तो देखो याद रखना, 1880 से लेके 1936 तक ये यहाँ पर मामला है इनका। बिल्कुल भैया याद रखना। तो 1880 में इनका जन्म होता है। चलो भैया, यहाँ तक हो गया क्लियर? हाँ, यहाँ तक हो गया। और इनका जन्म कहाँ हुआ था भैया? लमही में हुआ था। कहाँ हुआ था? लमही। लमही में इनका जन्म हुआ था। चलो भैया, लमही कहाँ आती है? क्वेश्चन आपके समकक्ष है, बताइएगा। हाँ ठीक है, लमही कहाँ आती है आपकी? ठीक है, पूरा डेट बता दें क्या? नहीं, 31। हाँ, अब बताओ क्या? 31 जुलाई के जून। तो 31 जुलाई को यहां पर इनका जन्म होता है, 1880 को होता है। तो आप लोग याद रखना, ये भी बनारस में ही था। कहां पर था भैया? बनारस में ही था। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। को क्वेश्चन आपका कैसा आएगा कि प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? 80 में हुआ। मृत्यु कब होती है? 36 में होती है। और याद रखना, जन्म कहाँ होता है? लमही गांव में होता है। कहां पर होता है? लमही गांव में होता है। तो ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। अगला दिया है, प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो लमही में हुआ था। अगला देखना, यहाँ पर प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियां लिखी थी? तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। और प्रेमचंद की कहानियां भैया सबको पता है। प्रेमचंद की कहानियां यहाँ पर सबको पता है। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, प्रेमचंद की कहानियां पूछी जाएंगी तो कितनी है? 100, 200, 300, 400, 500। हाँ, प्रेमचंद की कहानियां पूछी जाएंगी तो आप लोग आराम से बता देना, ठीक है? हो, चलो भैया आगे बढ़ो। यहाँ पर प्रेमचंद की कितनी कहानियां हैं? 300 लाड़ लो, कितनी है? तो यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियां जब भी पूछी जाएंगी तो 300 कहानियां मानी जाती हैं। जिसमें यहाँ पर आपने पंच परमेश्वर सुना होगा, बड़े घर की बेटी सुना होगा, ये तो पढ़ा ही होगा भैया। हाँ ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे कबूतरों इधर बढ़ जाओ। चलो, हाँ, प्रेमचंद का उपन्यास कौन सा नहीं है? अब देखो यहाँ पे प्रेमचंद का गबन है, गोदान है, रंग भूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, सब तो है। हम क्या करें? कौन सा नहीं है? तो चित्ररेखा नहीं है, ये भगवती चरण का है भैया। ये यहाँ पर किसका है? भगवती चरण वर्मा का है।
किसका है? तो याद रखना चित्ररेखा यहाँ पर किसका माना जाता है? तो भगवती चरण वर्मा का माना जाता है। और जब यहाँ पे भगवती चरण वर्मा आएंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा, चित्ररेखा पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, अब आंसर आ रहे हैं तुम लोगों के सही साइड वाले। अगला आगे बढ़ो रे। अलगू चौधरी के गुरु कौन थे भैया? अलगू चौधरी के गुरु यहाँ पर कौन थे? तो देखो याद रखना, जुमराती शेख आपने देखा होगा, जुमराती शेख जो थे अलगू चौधरी के गुरु माने जाते हैं। हाँ, जुमराती शेख यहाँ पर एक के पिता थे, एक के गुरु बन गए थे। तो यहाँ पे अलगू चौधरी के यहाँ पे गुरु का नाम क्या था? जुमराती शेख था। इन्होंने कहा था भैया जब डड्डे पड़ेंगे तो ही मामला क्लियर होगा, सोंटे से ही आपको शिक्षा मिल सकती है। ठीक है, अगला जुम्मन के पिता कौन थे? अब देखो यहां पर याद रखना, अलगू चौधरी के गुरु हो गए और जुम्मन के पिता हो गए, तो यहां पर कौन? ये क्वेश्चन आता है, ये यहां पर जुम्मन के तो पिता, यहां पे आप लोग लिख लेना जुम्मन के कौन है पिता और अलगू के कौन है गुरु। अलगू के कौन है भैया? गुरु। तो अलगू के गुरु ये दोनों मित्र, और दोनों कैसे? जिगरी लंगोटियां हैं भैया, ये दोनों जिगरी लंगोटियां हैं। तो याद रखना यहाँ पर जुमराती शेख जो थे आपके, वो यहाँ पर जुम्मन के तो पिता थे, अलगू के यहाँ पर गुरु थे। और यहाँ पर जुमराती ने कहा था कि जो शिक्षा मिलती है वो यहाँ पर कैसे? सोंटे से मिलती है, या हम कह सकते हैं जो आपको शिक्षा मिलेगी वो यहाँ पर कैसे मिलेगी? तो सीधा सीधा याद रखना, डंडे पड़ेंगे तब आपको शिक्षा मिलेगी। और ये दोनों अच्छे मित्र थे, बात खत्म हो गई भैया। अगला देखना लाडलो, अगला यहाँ पे देखना, जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी? तो जो यहाँ पर मलकियत नाम लिखवाई थी, तो याद रखना एक ही की लिखवाई थी। हाँ ठीक है, ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है। जुम्मन ने किसकी मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी? हाँ, बुआ की तो बात ही नहीं है भैया, अब्बा की बात ही नहीं है, अब बचा क्या? खाला जान। तो याद रखना यहाँ पे खाला की जो यहाँ पे मलकियत थी वो अपने नाम लिखवा ली थी, अपने नाम करवा ली थी। आगे बढ़ जाओ रे कबूतरों। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? ये कथन किसका है? चलो भैया, ये कथन यहाँ पर किसका है? तो वही बोलती हैं खाला। खाला जब ये बोलती हैं क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे, मतलब यहाँ पर कुछ बिगड़ ना जाए आपका यहाँ पर, तो याद रखना। हाँ ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंसेप्ट यहाँ पे खाला का ही था, ये कथन आपका आ सकता है। तो खाला का ये कथन आपका कई बार पूछा भी गया है, क्या बिगाड़ के डर से तुम सत्य नहीं कहोगे? क्या बिगाड़ के डर से इतना डर गए हो कि ईमान की बात ना कहोगे? तो याद रखना, हाँ बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ो रे कबूतरों। जुम्मन की खाला ने किसे पंच बनाया था? अब देखो खाला ने यहाँ पर, जुम्मन की खाला थी, मलकियत नाम लिखवा ली थी, इसने पंच किसको बनाया? तो उन्होंने कहा था भैया अपन पंच एक ही व्यक्ति को बना सकते हैं जिस पे ट्रस्ट है, क्योंकि झूठ नहीं बोलता था, वो एक ही आदमी था, अलगू। क्योंकि अलगू की एक बात थी भैया, इसमें आप पूरे यहाँ पे रचना पढ़ोगे तो उसमें अलगू की एक बात थी कि सत्य वचन ही है शासन उसका। तो यहाँ पर झूठ कौन नहीं बोलेगा इसमें? हाँ ठीक है भैया, लगाओ आंसर। झूठ कौन नहीं बोलेगा आपका, तो लगाओ आंसर आप लोग। ठीक है, ठीक है, हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। कौन था भैया झूठ ना बोलने वाला आदमी? एक ही था, अलगू चौधरी था। कौन था आपका? अलगू चौधरी। चलो भैया आगे बढ़ जाए। अगला देखना, बेटा खुदा से डरो, पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन होते हैं, किस पाठ के उद्धृत में यहाँ पर है ये? तो याद रखना ये कथन था स्टार्टिंग का और एंडिंग का, दोनों ही आ सकते हैं आपके, तो याद रखिएगा। यहाँ पर याद रखना कि जो यहाँ पर खुदा, बेटा खुदा से डरो, क्योंकि जो यहाँ पर आपके जो पंच होता है
वो ना तो जाति को देखता है ना धर्म को देखता है, उसका ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। ये पूरा का पूरा सार जो है आपका वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका यहाँ पर पंच परमेश्वर से लिया गया है। चलो भैया एक क्वेश्चन और, अलगू की पत्नी का नाम क्या था? अलगू की पत्नी का नाम कमेंट कर दो रे कबूतरों। हाँ पढ़ी होगी रचना तो याद आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ये खालाई तो कहती है, तो यहाँ पर याद रखना अलगू की जो यहाँ पर पत्नी थी उसका नाम क्या था? अलगू की पत्नी का नाम बताइएगा। चलो भैया अलगू की पत्नी का नाम क्या था? कैटरीना नहीं था रे? हो हाँ अलगू की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है अच्छा ऐसा, कैटरीना लिख रहे हो? नहीं भैया करीमन था। अलगू की पत्नी आपसे पूछी जाएगी तो कौन आएगा? करीमन, ये याद रख लेना। अगला, अलगू चौधरी ने बैल किसे बेच दिया था? अलगू चौधरी ने यहाँ पर बैल किसे बेच दिया था? चलो भैया यहाँ पर देखना, तो याद रखना, देखो अलगू ने यहाँ पे जुम्मन को और जुमराती को तो बेचेगा नहीं, तो यहाँ दो कंसेप्ट तो पहले ही हटा दो भैया, क्योंकि यहाँ पर याद रखना जुम्मन उसका दोस्त था। इसके बाद बटेसर को दिया नहीं तो समझू साहू को दिया था। किसको दिया था भैया? तो जो यहाँ पे समझू साहू था उसको यहाँ पर इसने क्या दिया था? समझू साहू को यहाँ पर अपने बैल दे दिए थे। क्या दे दिए थे? बैल दे दिए थे। तो याद रखना यहाँ पर जो अलगू चौधरी था, अलगू चौधरी ने बैल किसे बेच दिए थे? तो समझू साहू को बेच दिया था। ठीक है भैया आगे देखना, जुम्मन की पत्नी का नाम क्या था? कटीमन, वहीदा, रहीमन। तो याद रखना यहां पर करीमन दिया है, वहीदा, रहीमन इनमें से कोई नहीं। हाँ बहुत बढ़िया ठीक है। ये नहीं पता तो फिर मामला गड़बड़ है भैया। हाँ ये अभी तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के पूछा था मैंने कि उनकी जो पत्नी थी मैडम थी जुम्मन की, उसका नाम क्या था? करीमन था बेटा। क्या था? करीमन था। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते भैया, ये तो गलत बात है। हाँ जी, और यहां पर याद रखना उसने एक ही बैल बेचा था। बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है ना कि अलगू चौधरी ने बैल बेचा था, एक आता है कितने रुपए का बेचा था? 150 का, 150 रुपया का, 150 रुपया का, 150 रुपया का, यहाँ पर 150 रुपया का बैल बेचा था। दो बैल थे, दो बैल थे भैया, अलगू ने एक ही बेचा था। अलगू ने यहाँ पर एक ही बैल बेचा था। चलो ये बताइए, दो बैल थे अलगू के पास, अलगू के पास यहाँ पे दो बैल थे, दोनों के नाम बताओ क्या थे? नाम क्या थे? एक को तो 150 में बेच दिया साहू साहब को। अब ये बताइएगा यहाँ पर, ठीक है हाँ जुम्मन की, अलगू की पत्नी का नाम क्या था? अलगू की क्या नाम था बेटा? सावित्री। हाँ ठीक है ठीक है। जुम्मन की वाइफ थी करीमन, अलगू की लिख लेना बेटा। अच्छा अलगू की क्या थी बेटा? सावित्री थी। अलगू की जो मैडम थी वो उसका नाम क्या था भैया? सावित्री। ठीक है हाँ बहुत बढ़िया, हाँ लिख लेना कहीं पर, हीरा मोती। ओके ठीक है ओके हो गया क्लियर। हाँ तो इसको सही कर लेना आप लोग। अलगू की पत्नी का नाम क्या था भैया? सावित्री। और यहां पर जुम्मन की पत्नी का नाम था करीमन। क्या था भैया? करीमन। आगे बढ़ जाओ, पंच में किसका वास होता है? तो पंच में परमेश्वर का वास होता है। किसका होता है भैया? तो यहाँ पर पंच में परमेश्वर का वास होता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा और इस चीज को आप लोग बिल्कुल भी लाइट ना ले। ऐसे ही क्वेश्चन आपको जरूरत है और आपको यहाँ पर 500 ऐसे प्रश्न मिल जाएं तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करना, नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल रात को 9 बजे, 2-3 रचनाओं के एक साथ एमसीक्यू लाऊंगा मैं। ठीक है चलो मजा आ गया तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है तो मिले फिर कल। हाँ और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसा लगा।
ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। हीरा मोती बैल थे, हीरा मोती 150 का बेच दिया, साहू को बेच दिया था। ठीक है, चलो तो बोलिए भारत माता की जय।